एयर इंडिया क्रैश, क्या बचा जा सकता था? क्या हमारे हवाई अड्डे ऐसे हाईटेक जहाज़ों को हैंडल करने के लिए सक्षम है? कि झोपड़ियों से घिरे हवाई अड्डों से क्या ड्रीम लाइनर जैसे एयरक्राफ्ट उड़ाने सेफ है? नमस्कार दोस्तों, फौजी बाबा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप हमारे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। आप अपने कमेंट भी ज़रूर दीजिए ताकि हम और वीडियो आपको इस तरह की दिखा सकें। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए, पर वीडियोज़ की बहुत भरमार थी। दूसरा, मैं नहीं चाहता था कि कोई अटकलबाजी लगा के किसी चीज़ पे हम ऐसी कोई वीडियो बनाएं, लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन दें। तो आज मैं उसी क्रैश के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। पर आज मेरी वीडियो का मकसद ये नहीं है कि ये क्रैश क्यों हुआ, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये चीज़ें खुद ब खुद टेक्निकल जो इंक्वायरीज़ हैं, DGCA की ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग्स है, तो वो उसमें सामने आ जाएंगी। तो हमें इस पे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सर्कुलेटेड मैसेज है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आज मैं वो बात करता हूँ कि ऐसे हादसे क्यों हो रहे हैं, भारत क्यों अनसेफ हो चुका है। अब देखिए कि एयरपोर्ट्स जो बनाए जाते हैं, शहर के बाहर बनाए जाते हैं, उसके बाद बिल्डर्स की लॉबी फटाफट टूट पड़ती है उसके चारों तरफ लैंड ग्रैब करने के लिए। बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं, नियर टू एयरपोर्ट, 5 मिनट्स टू एयरपोर्ट, और कुछ सालों में ऐसा हो जाता है कि चारों तरफ जो एयरपोर्ट के आबादी हो जाती है। तो 1-2 किलोमीटर की जो फनल होनी चाहिए वो भी नहीं होती है और एयरपोर्ट की एक्सपेंशन के लिए कोई जगह नहीं बचती। इसमें सबसे बड़ी नाकामी जो सामने आती है वो सरकारों की होती हैं, क्योंकि सरकारें टाइम पे ना लैंड एक्वायर करती हैं ना लोगों को रोकती हैं, क्योंकि वहाँ पे वोट बैंक की राजनीति भारी हो जाती है। ऐसे एयरपोर्ट एक टाइम बम है और ये टाइम बम अहमदाबाद में फट गया। अब बात करते हैं कि ये चीज़ें कैसे हुई, क्यों हुई, उनके बारे में हम बात करने की कोशिश करते हैं। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 बोइंग ड्रीम लाइनर 787, जो बहुत ही भरोसेमंद एयरक्राफ्ट बताया जा रहा था, उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गया और 600 मीटर की हाइट पे ही जा चुका था जब वो एकदम नीचे आना शुरू हुआ और एयरपोर्ट के पास ही एक जो मेडिकल कॉलेज है, BJ मेडिकल कॉलेज, उसकी हॉस्टल के ऊपर में जा गिरा। तो नीचे भी काफ़ी लोग हताहत हुए, जिसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं दी गई है कि कितने लोग हताहत हुए। पर जो एयरक्राफ्ट, क्योंकि वो लोड मैनिफेस्ट होता है, तो 241 लोगों की मौत की उसमें पुष्टि हो चुकी है। सिर्फ एक ही आदमी जो है इसमें जिंदा बच पाया। क्या ये कहानी हम किस्मत की कहानी मान लें या ये लापरवाही की कहानी है? नहीं, ये शासन की कहानी है जो ना केवल सुरक्षा करने में विफल रहा बल्कि सक्रिय रूप से हमारी लाइफ को खतरे में भी डालता है। ये एक राजनीतिक उदासीनता की कहानी है जो सालों तक चुपचाप लोगों को मारती है और फिर एक दिन ऐसे चीज़ बन जाती है जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए, यह सिर्फ एक विमान की दुर्घटना नहीं थी, ये एक एक्सपेक्टेड विफलता थी जो होने के कगार पे थी और कभी भी हो सकती थी। सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लंबे समय से भारत के सबसे खतरनाक रूप से तंग हवाई अड्डों में से एक रहा है। इसके रनवे घनी आबादी वाले इलाकों में फैले हुए हैं, कोई बफर जोन नहीं है, कोई उचित अरेस्टर सिस्टम नहीं है, गलती के लिए कोई मार्जिन है ही नहीं कि अगर एयरक्राफ्ट नहीं टेक ऑफ होता तो दोबारा वो लैंड कर सके। चलो थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए पर प्लेन एरिया में लैंड कर सके, ऐसी कोई गुंजाइश अहमदाबाद के इस एयरपोर्ट में नहीं है कि अगर उड़ान चढ़ने में विफल हो जाती है तो उसके पास नीचे आने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता कि बारह जो बिल्डिंग है वो विमान को एक फंदे की तरह घेरती है। ये शहर से कोई दूर नहीं हुआ बल्कि शहर के बीचों बीच हुआ। तो क्या ये अचानक बिल्डिंगें बन गई? जी नहीं, बिल्डिंगें लगातार बनती रही। 2019 की DGCA रिपोर्ट में इन खतरों को स्पष्ट रूप से उजागर किया गया था। किसी के कान में जूं नहीं सरकी और ये लगातार इसी तरह से चलता रहा। एयरपोर्ट की एक्सपेंशन के लिए 29.79 यानी कि तकरीबन 30 एकड़ ज़मीन की मांग करी गई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मंजूरी तो मिल गई पर ज़मीन कभी उसे दी नहीं गई।
क्योंकि वहाँ से कुछ लोगों को उठाना पड़ना था, 350 परिवारों को वहाँ से शिफ्ट करना था जो एक वोट बैंक थे, और वहाँ पे सरकारें लाचार हो गई। समानांतर रनवे यानी पैरेलल रनवे बनाना और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना और बफर जोन बनाना, ये किसी प्रायोरिटी में थी ही नहीं। ये काफ़ी सरप्राइजिंग है कि प्रधानमंत्री जो अहमदाबाद को एक मॉडल शहर मानते हैं, कभी भी ये चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। वहाँ पे एक दूसरा हवाई अड्डा बनाने का थलोरा में वादा किया गया था जो 2022 में बन जाना चाहिए था, पर 25 आ गया, वहाँ पे कुछ भी नहीं बना सिवाय वादों की वहाँ झड़ी लगी है, बोर्ड लगे हैं, पर वहाँ पे कुछ अभी तक बना, सिर्फ वादे ही चल रहे हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी के पास भी सत्ता रही, जो इस विमान हादसे का शिकार हुए हैं। 2016 से लेकर 21 तक वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर थे, और वो भी इन फाइलों के ऊपर बैठे रहे। कोई उन्होंने कोशिश नहीं करी इस मुद्दे को सुलझाने की, और आज उनकी जो नाकामी थी या उनकी अनदेखी करी हुई चीज़ उन्हीं को महंगी पड़ गई। तो ये पॉलिटिशियन को सोचना चाहिए कि हम वादे तो करते हैं तो वादे निभाने भी चाहिए, और सेफ्टी पे जो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। ये सब क्यों होता है? जब ये सब होता है तब जब विकास को हम वादों तक सीमित कर देते हैं और ग्राउंड पे नहीं करते। ये मनुष्य द्वारा किया गया एक नरसंहार है, कागज़ों में देरी, फाइलों में देरी, और हमारे हवाई अड्डों को सुरक्षित ना बनाना। हम प्रायोरिटी देते हैं मूर्तियाँ बनाना, तो हमें पसंद है उसी गुजरात में, पर वहाँ हवाई अड्डों की सेफ्टी पे हमारा कोई ध्यान नहीं है। 241 लोगों की मौत पर चुपचाप शोक नहीं मनाया जा सकता, ना ही कोई राष्ट्रीय शोक भी अनाउंस किया गया है। सरकार ने तो इसके ऊपर में कुछ नहीं किया। जो भी अभी कंपनसेशन देना है वो इंश्योरेंस कंपनी ने देना है, सरकार की तरफ से कुछ भी इसके ऊपर में नहीं दिया जा रहा। तो जिम्मेवारी किसकी है? क्या अदानी जो एयरपोर्ट मेंटेन कर रहे हैं उनकी नहीं है? क्या जो वहाँ प्रधानमंत्री रहे उनकी नहीं है? क्या गुजरात में जो मेयर रहे उनकी नहीं है? जो ऑफिसर लोग इन फाइलों के ऊपर बैठे थे कि 29 एकड़ लैंड जो एयरपोर्ट को मिलनी चाहिए थी वो 15-20 साल नहीं मिली, तो इसके पीछे कौन लोग जिम्मेवार हैं? हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि ये हादसा ना होता, क्योंकि कुछ और भी खराबियाँ या तकनीकी खामियाँ रही होंगी, पर हो सकता है कि अगर ये ज़मीन खाली होती एयरपोर्ट के चारों तरफ तो इतनी मात्रा में कैजुअल्टी ना होती, और ज़रूर हम कुछ और लोगों की जान बचा सकते हैं। अफसोस की बात है कि हमारे पास मूर्तियां बनाने के लिए फ़ंड है, एयरपोर्ट में रनवे बनाने के लिए नहीं है, और बड़े शहरों में दमकल गाड़ियां खरीदने के लिए हमारे पास फ़ंड नहीं है, रास्ते नहीं है, वहां पहुंचने की कम्युनिकेशन नहीं है, पानी के कोई इंतज़ाम नहीं है, हाइड्रेंट नहीं लगे हुए, इतनी कॉलोनियाँ बनी हैं वहाँ हाइड्रेंट नहीं है, पानी का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो किस विकास की हम बात करते रहते हैं जो टीवी पे हम वहाँ बात करते हैं? क्या इससे हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पूरी होती हैं? जी नहीं। आज हमारे एयरपोर्ट कलरफुल ब्रोशर्स में बहुत अच्छी फ़ोटों के साथ बहुत सारे बने हुए हैं, जो बने भी नहीं हैं उनके ब्रोशर भी बहुत अच्छे बने हैं, और जो बने हुए हैं उनके चारों तरफ झुग्गियों की भरमार है। ग्राउंड और पेपर वर्क और प्रोजेक्शन में जो टीवी में मीडिया में है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो ये फ़र्क हमें मिटाना होगा। हम आज विश्व शक्ति बनने की बात तो करते हैं, क्या पर विश्व के साथ जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं सेफ्टी के, ह्यूमन सेफ्टी के, क्या वो मैच करते हैं? और नहीं करते तो क्या कार्रवाई करते हैं? आज सड़कों पे देखिए कितने बेतरतीब हम जाते हैं, और कितना वहाँ पे अच्छी रोड्स होने के बाद हम कहते हैं कि हमारा चौथा बड़ा नेटवर्क है वर्ल्ड में, पर स्पीड के मामले में हम बिल्कुल यानी गए गुजरे कंट्री से भी पीछे है, क्योंकि कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई केयर नहीं है। एक बार रोड बन गई तो उसके बाद में कोई केयर है ही नहीं। तो इस तरह की बातें, ये पोस्ट का मतलब या वीडियो का मतलब किसी को ब्लेम नहीं करना, ये लोगों को जगाना है कि हम विकास का मतलब क्या है। क्या हमें सेफ्टी और सिक्योरिटी ह्यूमन लाइफ्स की पहले नहीं रखनी चाहिए विकास के वादे करने से पहले? तो ये सोचने वाली बात है, सोचिएगा ज़रूर। जय हिंद।